दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 22 अप्रैल खबर पुलवामा से आई। घूम रहे सैलानियों को लोगों ने, दहशतगर्दों ने उड़ा दिया। 20 से ज्यादा लोगों की जान गई। उसके बाद तनाव बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। लेकिन सितंबर के महीने में लश्कर के एक कमांडर ने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पे डाला था कि आप हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है। आप सोच रहे होंगे मैं इस चीज का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से जो खबर आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। अभी कोई कंफर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं, शाम को 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास एक क्रॉसिंग पे एक I-20 गाड़ी में धमाका होता है और अब तक 12 या 13 लोगों की जान जा चुकी। आग बड़ी जबरदस्त लगी थी। और हाल के दिनों में गुजरात ATS ने पहले एक डॉक्टर को हैदराबाद से पकड़ा, 35 साल के, जिनके पास काफी कुछ बरामद हुआ। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में गिरफ्तारी की। फरीदाबाद में एक डॉक्टर को पकड़ा जिसके कमरे से 350 किलोग्राम RDX मिला। उस डॉक्टर की महिला दोस्त को आज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और एक गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि हर 4-6 महीने बाद कोई एक हादसा होता है, हल्ला मचता, फिर सब शांत बैठ जाते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसका हादसा है, क्योंकि मैं चीजों को जोड़ रहा हूं। लश्कर के कमांडर का बयान सोशल मीडिया पे वायरल था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठा, वो बंगला वो कब्जा करेगा। सितंबर में एक लश्कर का बंदा गिरफ्तार हुआ था। उसने कहा था कि प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी वगैरह रोक दिया है, कि हम उन बांधों पे कब्जा करेंगे। तो क्या है भाई, हम, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत ही नहीं है। मुझे नहीं पता है क्या है, सिलेंडर ब्लास्ट है या कोई साजिश, अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल NIA वगैरह सब पहुंच चुकी है। दिल्ली का मामला था, लेकिन देश में इस वक्त तनाव, मतलब पूरे देश में इस वक्त अलर्ट हो गया है। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ पाठक जी की जो कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी पार्टी की संवेदनाएं उन लोगों की जिनके परिवार के लोगों ने अपने किसी एक सदस्य को खो दिया। और जो दिल्ली देश की राजधानी है उसमें अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो मुझे लगता है कि पूरा देश असुरक्षित हाथों में है। देखिए, इस पे समाजवादी पार्टी देश की अस्मिता पर, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती और ना कभी किया है। नहीं लेकिन नहीं, ये तो नहीं किया, ये तो नहीं किया। हम्म, जब कल तो ही हम्म, फरीदपुर या कहाँ पे बहुत सारा फरीदाबाद। आरडीएक्स, हाँ। फरीदाबाद में, माफ करिएगा, हम्म, फरीदाबाद में बहुत सारा आरडीएक्स और ये सारी चीजें मिली। तो इससे हम्म, एक बात स्पष्ट हो जाती है पाठक जी की कहीं ना कहीं हम्म, अम, अ, जो सरकार की एजेंसियां हैं सुरक्षा की, उनको ये इनपुट था कि कहीं ना कुछ मामला है। तो इसको मैं प्रथम दृष्टया ये कह सकता हूं कि सरकार का फेल्योर है और भारी चूक है। देखिए, जो सरकार बैठी है यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं, जो सरकार बैठी है, हम्म, इस सरकार की आज मैं हिस्ट्री इस देश को आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, आतंकवाद से मुक्ति की बात करती है, आतंकवादियों से दूसरे दलों के लोगों को जोड़ने की बात कहती है। तो अगर वो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को छुड़ाने की पैरोकारी करती है, तो समाजवादी पार्टी भी इस सरकार पे आरोपों की झड़ी लगाने में कदाचित पीछे नहीं रहेगी। निश्चित तौर पे ये बात आपको मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने याद करिए कि लाहौर बस यात्रा की थी
और मे भी उससे पहले, लाहौर बस यात्रा से पहले मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधार तक आतंकवादियों को छुड़वाया था। माफ करिएगा, अटल बिहारी अटल जी, वाजपेयी ने नहीं कंधार नहीं तक छुड़वाया था। नहीं नहीं, और मैं आपको इसमें रोकूंगा, वही, दर्शकों को बता दूं कि अटल जी बस लेके गए थे पाकिस्तान, शांति का संदेश लेके, और पाकिस्तान ने मैं कारगिल पे हमला कर दिया था। मैं मैं सिलसिलेवार एक एक चीज हम्म। बता रहा हूं। तो हम्म। सबसे पहले कंधार गए, कंधार में अजहर मसूद को छोड़ा, सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दिया, आतंकवादी भी 5-6 छोड़े गए। और सिर्फ इस नाते कि सरकार का जो रवैया था बड़ा लुटपुट था, ढुलमुल था। वो जहाज कई स्टेशनों पे रुका, उसका टायर तक नहीं पंचर कर पाए, उसको फ्यूल तक देने से नहीं रोक पाए, और ना ही एजेंसियों को उतनी, हमारे जो कमांडो हैं जाबाज हमारे, चाहे वो एनएसजी के हों, सबको कोई मौका नहीं दिया। और सबके पास एक बेहतर विकल्प था, वो चाहते तो वो आराम से उनको पकड़ सकते थे। लेकिन इस सरकार का फेल्योर नंबर 1। फिर ये जो आपने लाहौर बस यात्रा की बात करी, ये लाहौर बस यात्रा लेके गए और उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हुआ। और इतना भयानक कारगिल हुआ जिसमें हमारे हजारों सैनिक मारे गए। पाकिस्तान प्रेम नंबर 2 हो गया। फिर आते हैं नंबर 3। आप याद करिए कि उसी दौरान इनकी सरकार में संसद भवन पर अटैक होता है आतंकवादियों के द्वारा। और उसमें बहुत ही, मतलब पूरे सेंसिटिविटी छा जाती है कि उसमें कितने सारे हमारे लीडर्स थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपोजिशन के लीडर, सारे सांसदों का, मतलब एक तरीके से सबसे सुरक्षित जगह पे भी हमला कर देते हैं। अक्षरधाम का हमला होता है। फिर चले आइए, जब 19 का चुनाव हो रहा था, तो 19 के चुनाव में जिस तरीके से इस सरकार ने वहां जम्मू कश्मीर पुलवामा में, में पुलवामा में। पुलवामा में अटैक होता है, और उसमें लगभग हमारे 50 से ज्यादा सैनिकों की जान चली जाती है। तो वहां पे सरकार कोई मुस्तैदी नहीं बरतती है, मुस्तैदी हम्म। बरतती, उनको एयरलिफ्ट कराती तो ये घटना ही ना होती। लेकिन ये बिल्कुल सर। सरकार उस पे राजनीति करती है पाठक जी, और उसके नाम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं और पुनः प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर आप याद करिए कि जब वहां पे पठानकोट एयरबेस पे जब हमला होता है, और वहां पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं, हमारे आर्मी के एयरबेस पे खुफिया एजेंसी को बुलाते हैं कि देखो आओ, तुम्हारे देश के आतंकियों ने यहाँ यहाँ पे हमला किया। यानी देखिए कि मनोज, मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि वो पठानकोट का हादसा तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी अचानक हवाई जहाज लेके बिना बुलाए पहुंच जाते हैं नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने, और उसके बाद पाकिस्तान उधर से तोहफा देता है और पठानकोट पे हमला करा देता है। तो वो सारी चीजें तो है, लेकिन सवाल जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया कि ये उनका ट्वीट बड़ा सजा हुआ ट्वीट आया, अखिलेश जी का ट्वीट, जो भाषा आप बोल रहे हैं उसी तरह से उन्होंने उन्होंने बड़े सदैव शब्दों में कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट एक बहुत सुखद और दुखद, माफ कीजिएगा, दिल्ली ब्लास्ट एक बहुत दुखद और गंभीर घटना है। इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भव्य भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किया जाए। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना, सभी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाए। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पे लेकिन मैं कोई आपको भी रोक रहा पाठक हूं, जी आपका नेता हो, आपका कमेंट चाहना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे एक नेता हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। उन्होंने तो सीधा हमला ही बोल दिया नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने लिखा है ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको मौत के घाट भी उतारो। लाल किलों पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथ सुरक्षित नहीं है। तो ये संजय सिंह तो कह देखिए रहे हैं कि आपने सीज फायर करके गलती कर दी थी उस वक्त। देखिए जब 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 संवेदनाएं हो, जब अफरा तफरी हो, लोगों की जानें चली गई हो, तो निश्चित तौर पे, आप तो हमारे नेता को जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी भी इतने सेंसिटिव मुद्दों पे कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं रखते हैं। लेकिन मैं इस देश को लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप पार्टी कर रही है, आप पार्टी के सांसद क्या सवाल कर रहे हैं, नहीं आज नहीं तो कल ये सवाल हर दल पूछेगा प्रधानमंत्री से। आज के दिन नहीं पूछना चाहिए था,
लेकिन ठीक है, अब अगर देश नहीं जानेगा तो कल बिहार के नाम पे कहो सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी वोट की अपील करने लगे कि वहां जो मरे हुए लोग हैं इनके नाम पे आप वोट दे दीजिएगा। तो ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में संलग्न हैं। उन्हें देश की सुरक्षा से, उन्हें देश के तमाम सारे जो पहलू हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलू हो, चाहे हमारे इंटरनल देश के तमाम सारे मुद्दों पे पहलू, उन पे कोई ध्यान नहीं है। आप जम्मू कश्मीर दिल्ली में है तो आप उत्तर भारत की वजह से आप तमाम मुद्दों से वाकिफ होते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई पूछेगा कि मणिपुर में अभी भी क्या चल रहा है? कोई पूछेगा कि देश के तमाम हिस्सों में कैसे अशांति व्याप्त है? तब तो देश के प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, वो खबरें भी नहीं यहां तक आती हैं। तो कुल मिला के सिर्फ मेरा ये सवाल है, और मैं पूरे भारत की जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आखिर देश के लोगों को क्या मिला इतनी मजबूत सरकार के हाथ से बनने के बाद से, या इतने लोगों के डबल इंजन की सरकार के बाद से? दिल्ली में तो अब डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और मैं ये कह रहा हूं, इतना इतना आरडीएक्स या विस्फोटक सामग्री आती कहां से है? ये बड़ी बात है। नहीं ये नहीं नहीं, देश ये के सवाल है। प्रधान बिल्कुल आपको मैं रोक रहा हूं, दर्शकों को बता दूं कि 3,500 किलोग्राम जांच पुलिस और जांच एजेंसी ने दावा किया गया है कि वो 3,500 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है। तो आपका सवाल तो वाजिब है कि 3,500 किलो आरडीएक्स देश में आया कैसे। हाँ बोले मनोज जी, मैं दर्शकों को देखिए, बताना चाह रहा था। हाँ। हाँ, यही बात पूरा देश जानना चाहता है। और हम हम्म, विपक्ष के तौर पे अगर ये बातें नहीं उठाएंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे, तो कौन हम्म। पूछेगा? ये बताइए, कौन पूछेगा? नहीं नहीं इस देश के इतने बुरे हालात पे कौन? आप सवाल नहीं पूछोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सरकार को घेरूंगा नहीं, मेरी पार्टी दो सवाल नहीं करेगी, तो इस देश की जनता की हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि इस यहाँ बैठे अमित शाह यहाँ पे कोई ऐसी मीटिंग नहीं कर रहे होंगे कि कैसे इन लोगों को, वो तो कल के चुनाव की व्यवस्था में लगे होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि कर बिहार में कैसे पोलिंग होगी, कैसे वहां पे क्या होगा, वो कैसे बूथ लूटना है, कैसे क्या करना है, वो तो सब वहां पे लगे होंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार को कोई चिंता नहीं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, हम्म, हमेशा से आतंकवादी घटनाएं हुई और ये देश को जानना चाहिए। आ, हम्म, जब जब बीजेपी पे की सरकार में देश पे आतंकवादी हमला हुआ, तब तक कोई पुख्ता ठोस कदम नहीं उठाया गया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, यूपीए की सरकार जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी बाहर से कर रही थी, उसकी सरकार में जब जब आतंकवादी घटनाएं घटित हुई, तब तब कठोर कदम उठाए गए। और कठोर कैसे? ऐसे ऐसे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लोगों को फांसियां दी गई, तमाम आतंकवादियों को। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और एनआईए के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी लखनऊ में। एक कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया था जिसको ऑन स्पॉट गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको याद होगा, पुराने लखनऊ के पास का कहीं का मामला था। तो कुल मिला के दूसरी सरकारों में तो इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन मौजूदा बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा आज तक कदम नहीं उठा जिससे ये हम आप डिस्कस कर सकें, बात कर सकें कि हाँ, इस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कोई पुख्ता कठोर कदम कार्रवाई करती हुई नजर आई है। आप याद करिए कि जब हमारे कई सारे जेट, कई सारे ऐसे प्लेन जो लड़ाकू विमान थे वो गिराए गए, सरकार ने सिर्फ वीडियो दिखा दिए, पेड़ गिर गए ये दिखा दिया। चाहे वो बालाकोट का हमला हो, चाहे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में हो, ऐसे कोई और मुझे याद है बालाकोट के हमले में तो पाकिस्तान ने पुष्टि तक नहीं की कि हमारे देश में कोई कौवा भी मरा। आप कल्पना करो, यानी कि भारत की तरफ से हमला, भारत सेंस मेरा सिर्फ मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार की तरफ से ऐसा हमला था जो ऐसा लगता था कि बहुत ही आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ हमला किया जा रहा है। भारत का तो नुकसान होता है और ताबड़तोड़ नुकसान होता है, तमाम सारे आतंकवादी हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारे बॉर्डर फोर्सेस के जो गांव हैं, आम जनता के लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर याद करिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं कि जब गुजरात का चुनाव था, तो किस तरह अमरनाथ की यात्रा में गुजरात की ही बस पे हमला होता है, आतंकवादी गुजरात की बस पे हमला करते हैं। आप सोचो,
ये सिलसिला बंद नहीं होने का नाम, मैं मतलब मेरा दिल नहीं कभी एक्सेप्ट करता है कि आखिर बीजेपी की सरकार में आतंकवादी उन्हीं चीजों पे, उन्हीं जगहों पे हमला क्यों करते हैं कि उसका पॉलिटाइज किया जा सके, उसका राजनीतिकरण हो सके, उसका बीजेपी को लाभ मिल सके। मैं एक दूसरी घटना बताता हूं आपको, हमारा और नेपाल का कभी भी कोई भी न्यूसेंस नहीं क्रिएट होता है अमूमन बॉर्डर पे। आप याद करो 2024 के चुनाव में बिहार और नेपाल के बॉर्डरों पे न्यूसेंस क्रिएट हुआ, हमारी सैनिक और उनके सैनिक तरफ से ये न्यूसेंस क्रिएट हुआ, वहां बॉर्डर पे झगड़ा हुआ, तमाम सारी चीजें हुई। इसी तरह चाइना से एक 60 के दशक के बाद हमारा चाइना के साथ कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई जो बॉर्डर उस वक्त के समय युद्ध के समय चाइना के साथ कार्रवाई हुई थी, उस वक्त लोगों के तमाम जाने गई थी, सैनिकों की शहीद हुए थे। लेकिन फिर चुनाव से पहले मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे कितने लगभग 26 जवान चाइना बॉर्डर पे खत्म हो गए। तो ये सरकार की क्या नीति है भाई? ये देश के लोगों को ये सरकार बताती क्यों नहीं है पाठक जी कि वो क्या नहीं नहीं चाहती है, क्यों इस तरह की मनो चीजें होती हैं? मनोज जी, ये जो हाल के दिनों में जो 2900 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा एजेंसियों ने पिछले 15 दिनों में, ये तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी पे सवाल उठता है कि आरडीएक्स आ कहां से रहा है। 15 दिन के अंदर अगर 2900 किलोग्राम आरडीएक्स, आप समझ रहे हैं, इतना आरडीएक्स था कि ये अगर ये फट जाए एक जगह तो 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक एक पक्षी तक नहीं बचेगा, आदमी तो छोड़ दीजिए। देखिए, ये दो जगह से आरडीएक्स आ सकता है, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं आपके देश की जनता को, आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये बात मैं कहना चाहूंगा, दो जगह से आरडीएक्स आ सकता है। एक पाकिस्तान से, दूसरा इसी देश में एजेंसियों के थ्रू या मिले जुले ऐसे अफसरों के थ्रू जो इसी देश का आरडीएक्स इसी देश के लोगों को उड़ाने के लिए काम में लाया जा रहा हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। आप तो गंभीर तीसरा कोई आरोप लगा रास्ता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मतलब, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो पाकिस्तान से आया, बॉर्डर को धता बताते हुए यहां तक पहुंचा, या तो फिर इसी देश का आरडीएक्स इसी देश में लोगों के पास पहुंच रहा है। किसके थ्रू पहुंच रहा है? आप याद करिए कि जो अधिकारी पकड़ा गया था पुलवामा अटैक में, जिस तरीके से एक अधिकारी पे गंभीर आरोप लगे थे, उस अधिकारी को अब तक कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं सरकार के द्वारा की गई, और उल्टे उसमें तमाम सारी चीजों को कमजोर किया गया, कमजोर पहलू बनाए गए उस पे। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। सरकार के पाले में गेंद विपक्ष फेंकता है और सरकार जवाब दे, विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे, दिल्ली को सुरक्षित करे, भारत के सभी महानगरों को, नगरों को और घनी आबादी वाली जगहों को सुरक्षित करे। ये राम राम तो करते हैं दिन रात, बुरा मत मानिएगा, ना आप ना आपके दर्शक ना ये देशवासी राम राम करते हैं, लेकिन कम से कम राम का नाम लेके कोई अच्छा काम तो कर लो। इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत कर लो, अपने बॉर्डर फोर्सेस तो मजबूत कर लो, अपने बॉर्डर पे सैनिकों की तादाद तो बढ़ा लो। भर्ती कम कर दी सैनिकों की, और भर्ती भी किए तो कौन भर्ती कर लिया आप बताओ? सच्चा सैनिक से मेरा मतलब है कि पक्की नौकरी देने वाला सैनिक भी नहीं रखा है, और किन को भर लिया है, और 4 साल की नौकरी करने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आप कल्पना करो कि ये सरकार देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही, कैसे खिलवाड़ कर रही। इस देश की जनता को जानना चाहिए। हम इस पे वोट नहीं मांग रहे हैं, विपक्ष को इस पे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये बात आरएसएस वाले भी सुन लें, बीजेपी वाले भी सुन लें, और अगर आपका जमीर नहीं जागा, आपकी अंतरात्मा नहीं जागी, तो याद रखना कि आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कल हो सकता है हमारे लखनऊ में आके ये आतंकवादी ब्लास्ट कर दे, क्योंकि अगर बॉर्डर से दिल्ली तक इतना आरडीएक्स और विस्फोटक सामग्री आ सकती है, तो क्या लखनऊ तक नहीं आ सकती है? क्या गोरखपुर नहीं जा सकती क्या? बनारस नहीं जा सकती क्या? अयोध्या नहीं जा सकती क्या? आप सोचो, इस सरकार ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ तबाह किया, बर्बाद किया। इसलिए मैं लेकिन मैं अपील देखिए, करता हूं। मनोज भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं, सरकार की तो कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो एक आपने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो देशद्रोहियों के साथ मिले हुए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के बीच में कुछ स्लीपर सेल भी तो हैं।
कि आप किसी को बिना अच्छा, जाना एक पहचान मिनट, जाना एक मिनट, जाना जाने पहचाने आप कमरा दे दे रहे हैं। अब जो जो डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद में, जो एक टीम पढ़ाता था, उसने एक कमरे को किराए पे ले रखा था। उस कमरे में उसने इतने सारा बहुत 300 किलोग्राम का तो आरडीएक्स उसी कमरे से बरामद हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस हाँ। देश की सुरक्षा व्यवस्था पे हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और चाहे वो एनआईए हो, चाहे और भी रॉ हो, जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी हमारी ऐसी एजेंसियां जो खुफिया विभाग के लिए काम करती हैं, मैं सबसे आपसे पूछता हूँ और बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछता हूँ, उन पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है किस लिए? इसी सुरक्षा देखो, व्यवस्था के लिए तो खर्च किया जाता है, इसी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो खर्च किया जाता है। नहीं, तो बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी हमारे देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो फिर हम क्या कहें, क्या कहें? और हम सवाल क्यों ना उठाएं? और अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि सरकार का पेट भर गया, सरकार ने पैसे कमा लिए, सरकार सदैव ही इस देश को अस्थिर रखना चाहती है। इसलिए ये सरकार आज की डेट में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मुझे कोई संकोच नहीं है, वो अग्निवीर की व्यवस्था हो या हमारे तमाम सारे फाइटर जेट खरीदने की व्यवस्था हो, चाहे हमारा आर्मी को मजबूत करने का हो, चाहे उनके इक्विपमेंट जितने हथियार खरीदने की बात हो, सब पे सरकार का बहुत ही कमजोर और बहुत ही सस्ता तरीका अपनाया गया है। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीट फॉर टैट, तत्काल रूप से कोई कार्रवाई कर देना और कार्रवाई करके चार गोला दाग के वाहवाही लूटने सरकार की एजेंडे में है, ना कि आपको याद होगा हमारे एक सेना के अध्यक्ष ने क्या कहा था, चाइना को लेके क्या बयान दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या क्या बयान नहीं आए थे आर्मी की तरफ से? कई सारे सेना अध्यक्षों का सेटिस्फेक्शन नहीं था कि सरकार के द्वारा जो रुख अपनाया गया वो सही नहीं है, सरकार ने जो फैसले लिए वो सही नहीं है, क्या विपक्ष ने साथ नहीं दिया? तो मैं इतनी बातें जानबूझ के कह रहा हूं, ये देश भूल जाता है, ये देश के लोग भूल जाते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। ये सरकार आती है अफीम का घोल और अफीम को चटा देती है लोगों को, वो फिर धर्म की अफीम हो, ईश्वर की अफीम हो, हिंदू मुसलमान की अफीम हो, चटाकर सिर्फ सत्ता पाना चाहती है। इसलिए पाठक जी, ईमानदारी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि समाजवादी पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पे वोट मांगे। और हमारा इतिहास शानदार है, हमारे नेता बहुत जानदार थे, उन्होंने कभी देश की सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं मांगा। लेकिन एक बेशर्मों का दल है, उस दल का नाम बीजेपी है, आरएसएस है। वो सब संघी लोग पाकिस्तान से गलबैया मिलाते हैं, बिरयानी खाते हैं उनके साथ। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरे अंदर एक तीव्र ज्वाला जल रही है, मेरे अंदर गुस्सा है कि कभी 28-29 लोग जब पहलगाम जाते हैं घूमने के लिए, इसी बीजेपी की सरकार ने उनको अश्योर किया था कि आप आइए जम्मू कश्मीर, आप घूम सकते हैं, खूब अच्छे से घूम सकते हैं। लेकिन उनको एक सिपाही तक नहीं दे पाई, आर्मी का एक जवान तक उस जगह नहीं दे पाई, सिर्फ और सिर्फ गोलियां मिली उनको और उनके 28 लोगों की जान चली गई। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी लाल किले के पास लोगों की जान चली गई। सुबह निकला होगा व्यक्ति अपने बच्चों से बाय करके कि शाम को ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, बच्चों तुम्हारे लिए ये करूंगा। आज वो लोग, वो देश के नागरिक अपने घर भी शाम को नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी सरकार को हम सबकी जिम्मेदारी है, ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, देश को सुरक्षित हाथों में होना चाहिए, ना कि इन संघियों के हाथ में जो लोगों की मौतों पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, जिसको जो दर्द हो वो दर्द रहे, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मुझे इस देश के नागरिकों से प्यार है, मुझे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था से चिंता है, हमें इस देश की हर व्यवस्था से चिंता है। हमें राजनीतिकरण नहीं करना है, हमें ऐसी घटिया चीजों पे वोट नहीं मांगना है। ये बेशर्म बीजेपी वालों से सवाल जरूर पूछिएगा पाठक जी कि आज फिर वोटों पे कल सुरक्षा व्यवस्था पे सुबह ट्वीट होगा कि नहीं होगा कि 11 लोग मरे हैं, इनके नाम पे वोट दे देना। ठीक वैसे जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट बेतरमी से देश के प्रधानमंत्री ने मांगा था। धन्यवाद। मनोज भाई, मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें मैं बता दूं कि
देखिए, सरकार यूपीए की रही, उसमें भी बड़े आतंकी हमले हुए। सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो 2005 में हादसा होता है, 25 अक्टूबर को दिवाली के पहले 60 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। उसके बाद 2008 में हादसा होता है इसी दिल्ली में कनॉट प्लेस में, उसमें उसमें 26 लोगों की जान जाती है। 2011 में फिर ब्लास्ट होता है, 15 लोगों की जान जाती है। और 2008 में मुंबई पे जो हमला हुआ तो कोई भूल ही नहीं सकता है। सवाल यह है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, आम आदमी ही निशाने पे आता है साहब। मैं निशाने मैं पे आम आपको आदमी आता है ना, बॉम्बे बेगुनाह बॉम्ब आता है ना। एक मिनट रुकिए पाठक जी। बंबई वाले उस हमले पे मैंने बोला कि लोगों को फांसियां हुई और लोगों को ऑन स्पॉट गोलियों से भूना गया, लेकिन अरे मैं उस भाई पर एक साहब। सवाल उठाता हूं। मेरा एक सवाल है, हाँ, उस पे। उसमें सिर्फ करकरे साहब ही मारे जाते हैं और एक बहुत बड़े अधिकारी मारे जाते हैं। वो करकरे साहब एनआईए के चीफ थे ना, नहीं एटीएस नहीं, के वो चीफ थे। चीफ नहीं, वो एटीएस, मुंबई एटीएस से। मुंबई एटीएस के चीफ थे और क्या जांच कर रहे थे। और उनकी मौत के बाद बीजेपी के एक नेता ने क्या बयान दिया था, याद करिए, नहीं नहीं, याद वो करिए। देखिए, देखिए वो अरे राजनीति में हमको। एक मिनट मनोज पाठक साहब, आप इस मनो पे मत डिपेंड करिए। अगर वो मैं डिफेंड नहीं बयान कर। मैं दे देता, एक मिनट, वो बयान मैं दे देता, हमारी पार्टी के नेता दे देते, आजम साहब दे देते, कोई नेता दे देता, विपक्ष का कोई नेता वो बयान दे देता, तो आप लोग आसमान को जमीन पे और जमीन को आसमान पे कर देते। और हर गली में ये आरएसएस के लोग ऐसी बातें करते जिसका जवाब नहीं। लेकिन क्या किसी ने कहा कि उस महिला, बीजेपी की उस महिला जिसपे आतंकवाद के चार्ज थे, उस महिला ने हेमंत करकरे की मौत पे क्या कहा था कि इसका यही हश्र होना था? यानी कि मेरा आरोप है आपके चैनल के माध्यम से, यानी कि वो साध्वी प्रज्ञा चाहती थी, उसकी चाहत के लिए ही हेमंत करकरे शहीद, उनको जान अपनी गंवानी पड़ी थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है हिम्मत ना हो पूछने की, लेकिन मुझे हिम्मत है और मैं नहीं ऐसे नहीं, लोगों बात। को जवाब देने के लिए मुझे एक पल नहीं लगेगा। किसी भी आतंकवादी घटना पे, किसी भी आतंकवादी घटना पे या देश के किसी भी एक सैनिक से लेके और बड़े आर्मी के अधिकारी के शहीद होने पे विपक्ष ने कभी इतनी घटिया बात, इतनी गंदी, इतने निचले दर्जे की बात नहीं की कि एक शहीद का अपमान किया हो। ये वही बीजेपी आरएसएस है पाठक साहब, आप नहीं पूछ पाओगे। आपके सीने में इतना आग नहीं होगी कि आप ये बात पूछ सको कि आखिर साध्वी प्रज्ञा के बाद, उस बयान के बाद, उस कथन के बाद एक शहीद की के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए देश में लोगों का। आप सोचो कितने घटिया लोग हैं, कितने निम्न स्तर के लोग हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र को बेचने वाले लोग हैं। नहीं देखिए, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया इस देश में। मुझे ये मालूम है कि आप गोदी मीडिया की जब। तरह ये बात मत कहिए कि वो नहीं अलग नहीं मुद्दा हो गया, माफ नहीं 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 करिएगा। नहीं, मैं आप नहीं एक नहीं जिम्मेदार पत्रकार हैं, नहीं आप नहीं, एक बात जिम्मेदार पत्रकार मेरा हैं, सवाल वो दूसरा है मुद्दा ना कि अलग नहीं सरकार हो की। सकता। नहीं नहीं, सवाल मेरा वही है कि सरकार किसी की भी रहे हो, चाहे कांग्रेस की चाहे ये बीजेपी की। सवाल नहीं है। अरे ये सवाल हाँ नहीं है, ये सवाल आप हाँ। गलत कर रहे हैं कि सरकार किसी की भी रही हो। इस देश में जब जब सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा रही है तो बीजेपी की सरकार रही है, और बीजेपी की सरकार का कोई सख्त रवैया नहीं रहा। बीजेपी की सरकार का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं रहे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ये इस नहीं नहीं, बात की अब तो। बात बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा हूं कि यूपीए की सरकार में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, ये सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस सरकार लेकिन के रहते रहते, जिसने इस देश की सरकार, इस सरकार ने वादा किया देश के लोगों से कि हम आतंकवादी घटनाएं नहीं होने देंगे, कैसे घटनाएं हो रही? बॉर्डर पे कितने नहीं लोगों की जाने जा रही? नहीं नहीं, ये तो भाई 56 इंच की सरकार के का दावा पूरा फेल हो गया। और संजय सिंह के सवाल, संजय सिंह ने वाजिब सवाल उठाया है कि आपने पाकिस्तान के साथ समझौता क्यों किया। और जिसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब तक 100 बार कह चुका है कि मैंने कराया। मतलब आपको सीज फायर करने के लिए मजबूर किया गया। उसमें इसमें आज तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति अब मैं 100 बार बोल। आपको एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं पाठक, अमेरिका का आपने जिक्र कर दिया, उस पाकिस्तान के इतने हौसले बुलंद हो गए, उसको एक तो मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला। पहली चीज, नहीं, सही बात है। एक मिनट, हमारे लोग शहीद होते हैं और वहां बिल्डिंग और पेड़ शहीद होते हैं, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सरकार से कोई डर नहीं है मुझे। वहां पेड़ और बिल्डिंगें शहीद होती हैं, इस देश का सैनिक मारा जाता है, आम जनमानस मारी जाती है,
जो कभी वापस नहीं हो सकती है। पेड़ दोबारा लगाए जा सकते हैं, बिल्डिंगें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन इंसान की जान वापस नहीं आ सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूं और इसका जवाब हमको मिलना चाहिए, देशवासियों को मिलना चाहिए कि जब आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर पे समझौता किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तो क्या वहां बैठे आतंकवादियों के हौसले बुलंद नहीं हुए होंगे? और जब आपके देश के विमान गिरे, लड़ाकू विमान गिरे, हमारे सैनिक शहीद हुए, तो क्या वहां के आतंकवादियों के मनोबल नहीं बढ़े होंगे? और जब आपके तमाम सारे लड़ाकू विमानों के सिस्टम को चाइना की मदद से पाकिस्तान ने धता बता दिया, तब क्या वहां के आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़ा होगा? आपने उसकी क्या काट निकाली? क्या काट निकाली? 4 ठो वो वाले बम गिरा दिए वहां पर। कौन से होते हैं वो? ड्रोन वाले। ड्रोन बम गिरा के आप पाकिस्तान को डराने की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई, अगर सख्त कार्रवाई हुई होती और पाकिस्तान की टांगे लंगड़ी हो जाती, उसकी कमर टूट जाती, निश्चित तौर पे वो ना कुछ करता, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों के लिए नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक के पाकिस्तान के सामने इस देश की अस्मिता को नीलाम कर दिया। ये मुझे बात कहने में कोई भी अब ना डर है, ना चिंतित हूं मैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं जो पूरी दुनिया कह रही। ट्रंप ने कितनी बार कहा, पूरी दुनिया के कितनी एजेंसियों ने क्या क्या बात कही, चाइना हम पे हंस रहा है। जानते क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान अमेरिका के पीछे खड़े हो गए, अमेरिका के शरण में चले गए। पाकिस्तान तो हंस ही रहा है, चाइना भी हंस रहा है, और भारत की जो साख थी दुनिया भर में, वो साख कोई सरकार ने पूंजीपतियों के लिए जमीन पे ले आए। और मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से, इस विकट परिस्थितियों में आपके अंदर उतनी ही ज्वाला होनी चाहिए, उतनी ही तीव्रता से सवाल पूछना चाहिए सरकार से। जो व्यक्ति आज डिफेंड करेगा इस सरकार को, वो व्यक्ति इस देश का सबसे बड़ा दोषी होगा, अपराधी होगा। वो उतना ही भागीदारी होगा अगर जो इस सरकार को आज डिफेंड करेगा, जितना अपराधी पाकिस्तान है। मेरी तुलना ये बैठी सरकार सुन ले। मुझे कोई भय नहीं कि इस सरकार को जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके भक्त गोदी मीडिया चिल्ला रहा होगा कि नहीं मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। रियलिटी ये है कि मोदी जी ने सिर्फ पाकिस्तान से अपने मित्रों के लिए व्यापार किया, बाकी कुछ नहीं। जी चलिए भाई मनोज जी, महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपना मजबूती से पक्ष रखा। सवाल वही है कि भाई देश में बेगुनाहों की जान कब तक जारी रहेगी। और जो संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करके आर्मी को, जब आर्मी पाकिस्तान की, जो मनोज जी कह रहे हैं, कमर तोड़ सकती थी, आपने आर्मी के हाथ और पैर रोक दिए। देखते हैं अब इस पे मोदी सरकार का क्या जवाब आता है। मनोज जी, आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।